हमने शुरू किया था पाठ समुच्चय। समुच्चय क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट। एस लगा दिया तो इसका मतलब एक से ज़्यादा सेट प्लूरल फॉर्म हो गया, वैसे सेट एस का नाम। और ये होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे हुआ कि हमने कहा कि बहुत अच्छे बच्चों का समुच्चय हो ही नहीं सकता, वेल डिफाइंड नहीं, ठीक है। हमने कहा दुनिया के सभी अच्छे बल्लेबाजों का समुच्चय नहीं हो सकता। हाँ, हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे बच्चे जिनका नाम ए से शुरू होता है उनका समुच्चय वेल डिफाइंड है। तो यही है समुच्चय। समुच्चय का जो नाम है वो रखा जाता है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी समुच्चय के आप नहीं रख सकते, जैसे एन, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या। अब समुच्चय को लिखते कैसे है ये मैं बताने जा रहा हूँ। समुच्चय को लिखते हैं हम इस छोटी ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट, ठीक। और इसके अंदर लिखे जाते हैं जो समुच्चय के अवयव आते हैं। अवयव वो आते हैं जिसको आपने डिफाइन किया है। आपने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन होते हैं, 1 2 3 4। फिर डब्ल्यू, ये है सेट ऑफ होल नंबर, 0 1 2 3 4। फिर है क्यू, क्यू होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये जो मैंने समुच्चय ब्रैकेट में लगाकर इसके अंदर कॉमा लगा के लिखे, ये सब इसके अवयव कहलाते। 0 सेट डब्ल्यू का अवयव है, 1 सेट डब्ल्यू का अवयव है, 0 एन का अवयव नहीं है। बात समझ आ गई। ऐसे ही लेकिन जब मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखूंगा तो ये सेट लिखने की विधि कहलाती है रोस्टर मेथड। क्या कहलाती है, सेट लिखने की एक विधि है रोस्टर मेथड। दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। कौन सा मेथड, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड ये एक तरीका है लिखने का समुच्चय। कैसे लिखा जाता है सेट बिल्डर मेथड में, क्यू में अवयव होंगे एक्स के। ये सच दैट का निशान है, किसका, सच दैट, किसका है, सच। एक्स सच दैट। एक्स कैसा है, एक्स बराबर है p बटा q, जहाँ q 0 नहीं, और p एंड q आर इंटीजर। इंटीजर कहते हैं पूर्णांक। यानी इस तरह से शब्दों में हम किसी सेट के अवयवों को लिख सकते हैं। जैसे और भी कह सकता हूँ, मान लीजिए मैंने कहा आर, आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर। ये भी किसी का नाम नहीं। अब हमने कहा कि दिनों के समुच्चयों का नाम लिखो या सम संख्याओं का समुच्चय लिखो। तो सम संख्याओं का समुच्चय लिखने का एक तरीका है, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6 8। ये एक तरीका हुआ लिखने। एक तरीका इसका ये भी हो सकता है, a बराबर इसमें x की तरह अवयव है, x बराबर है 2n और n जो है एक प्राकृत संख्या है। आप देखिए इसको इसमें परिवर्तित कर सकते हैं और इसको इसमें परिवर्तित। ये कौन सा मेथड है लिखने का, ये है रोस्टर मेथड। ये होगा शायद। और ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड है, सेट बिल्डर मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण, ये समुच्चय निर्माण विधि से हमने इसको लिखा और ये रोस्टर मेथड से। एक बात क्लियर होगी। अच्छा, एक ऐसा समुच्चय भी तो हो सकता है जिसके अंदर कोई अवयव भी ना हो। ऐसे अवयव को हम कहते हैं, ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। इसको हम फाइल से लिखते हैं, ठीक। इसके बाद समुच्चय में ये बात हो गई। इसके बाद एक ये निशान होता है, इसे कहते हैं बिलोंग। अगर ये लगा है A बिलोंग टू सेट A, अगर कहीं लिखा है ये स्मॉल है बिलोंग टू सेट A, इसका मतलब हुआ कि A समुच्चय A का अवयव है। और अगर लिखा है A नॉट बिलोंग टू A, ये E बना के C बना के बीच में काट दिया है, तो इसका मतलब है A सेट A का अवयव नहीं है। नहीं,
जैसे यहाँ पर n है तो यहाँ पर 0 और n के बीच में कौन सा निशान आएगा? नॉट। और मैं कहूँ ये n है और यहाँ 5 है, कौन सा आएगा? बिलोंग। और मैं कहूँ 5/6 और n के बीच में कौन सा आएगा? नॉट बिलोंग, क्योंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो बिलोंग टू का निशान अवयव और सेट के बीच में लगता है, ये बात ध्यान रखना। अगर सेट का अवयव है तो बिलोंग टू, और सेट का अवयव नहीं है तो नॉट बिलोंग। अवयव पहले लिखते हैं और सेट का नाम बाद में लिखते हैं, ये भी बहुत विशेष बात है। कभी आपका है n बिलोंग टू 0, ये भी तो कह सकते हो, इसलिए हमेशा पहले अवयव लिखते हैं और उसके बाद सेट का नाम। बारह, इतनी बात से आप ये प्रश्नावली कर लेंगे। इसके बाद आएगा परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय और दूसरा है अपरिमित। इसको कहते हैं फाइनाइट सेट और इसे कहते हैं किसी समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या अगर परिमित है, फाइनाइट है, तो वो परिमित समुच्चय, और अगर अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है, अनंत है, तो वह अपरिमित। जैसे ये वाला समुच्चय, इसमें अवयवों की संख्या अनंत है, कैसा हुआ ये? फाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट? ये कैसा हुआ? ये कैसा है? फाइनाइट हो गया, 0 अवयव है, अवयवों की संख्या 0 है, 0 तो गिनती गिनी जा सकती है, फाइनाइट हो गया। जिनके अवयवों की संख्या परिमित है, और ये वो सेट है जिनके अवयवों की संख्या कैसी है? अपरिमित। क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ, रिवीजन में करवा रहा हूँ, आज बच्चे नहीं आ गए। अच्छा, एक मान लीजिए सेट है, ये है 2 4 6 8 10। ए के अवयवों की संख्या बताओ कितनी है? 5। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, एन ए बराबर, ये जो एन ए है इसे कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब है सेट के अवयवों की संख्या। तो इससे तो आपको कोई मतलब नहीं, जब भी n लिख के ब्रैकेट में सेट का नाम लिखेंगे तो समझ जाना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, n के अवयवों की संख्या। तो अपरिमित जो सेट है, इनफाइनाइट सेट, उसके अवयवों की संख्या कितनी होती है? अनंत, इनफाइनाइट। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ा। समान समुच्चय, ठीक है, इक्वल सेट। एक ये बहुत प्रयोग होगा, इसका मतलब है फॉर एवरी, इसका मतलब है प्रत्येक अवयव के। वी बनाओ, बीच में से काटो, प्रत्येक अवयव के लिए। इतना लंबा शब्द वाले बाबा ने लिखेंगे, लिखेंगे वी काट देंगे, होगा प्रत्येक अवयव के लिए। इंग्लिश में कहते हैं फॉर एवरी। तो अगर दो सेट इक्वल है, इफ ए सेट इक्वल है बी के, क्या क्या कंडीशन होगी? नंबर 1, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, यानी ए के अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी के अवयवों की संख्या। और दूसरी बात है फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, जितने भी एक्स इसको बिलोंग करते हैं ए को, इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग। ये गणित की भाषा है। फॉर एवरी, प्रत्येक अवयव एक्स किसका? जो ए को बिलोंग करता है। यहाँ से निर्णय निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि वो अवयव सेट बी को भी बिलोंग। ये गणित की भाषा है, इशारा। ठीक है, तो पहली बात तो दोनों के अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए, और उसके बाद प्रत्येक ए का अवयव बी का अवयव भी होना चाहिए, तब दोनों सेट कैसे हो जाएंगे? इक्वल सेट। बात करते हैं आगे। प्रश्नावली 1.2 पे बात करते हैं। कर ली होगी शायद आपने। कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, उसमें बात करें।
हाँ बताओ। 1.2 निकाल लीजिए। कौन सा? 1.1 का फिफ्थ का थर्ड। देख लो बेटा, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। 1.1 के फिफ्थ का थर्ड क्या है? सी एक सेट है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ हमने बता दिया है कि x स्क्वायर का मान किससे कम है? 4। समझिए, इशारों में बात की कि सी सेट के जो अवयव x की तरह है और x एक पूर्णांक है जहां x के हर दो का मान कितना है? 4 से कम। तो आप इसको पहले अलग अलग कर लो। x स्क्वायर लेस देन 4, इसका मतलब हुआ x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। जब भी हम ऐसी स्थिति में आएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 का मान की गुणा x प्लस 2 से करी जाए तो दोनों का गुणनफल जो आता है वो 0 से कम आता है। ऐसे केस में हमेशा हम एक नंबर लाइन बनाया करेंगे। हमेशा इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो। x माइनस 2 को 0 के बराबर रखो, कितना है x का मान? और x प्लस 2 को रखो, कितना आएगा? इनका गुणनफल 0 से कम है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना x का मान छोटे वाले से बड़ा होगा और बड़े वाले से। जब भी ऐसी स्थिति होगी लेस देन वाली, उस केस में जो गुणक होंगे, गुणनखंड दे रखे होंगे, सबको 0 के बराबर रख लो अपने मन में। वहां से x का मान निकाल लो, नंबर लाइन पे लगा दो। ठीक है, तो x का मान छोटे वाले से बड़ा होगा और बड़े वाले से छोटा। अब बताओ माइनस 2 और 2 के बीच में, क्योंकि x कैसा है? x कैसा है? x एक पूर्णांक है। तो जो x के मान है माइनस 2 से प्लस 2 के बीच में, वही x के मान तो सेट सी बता रहे हैं, समुच्चय सी बता रहे हैं। तो समुच्चय सी में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे बताओ? क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है, तो ऐसी सारी संख्याएं जो माइनस 2 से बड़ी हैं और बराबर भी हो सकती हैं और 2 से छोटी हैं और साथ साथ कैसी हैं? पूर्णांक कौन होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे अगर मैं पूर्णांक कहूँ तो पूर्णांक होता है i, ये होता है 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3। ये क्या होते हैं सब? पूर्णांक। ये क्या है? पूर्णांक, इंटीजर कहते हैं इसमें। ठीक है, अब बताओ कौन कौन सी संख्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी और इसकी कार्डिनलिटी बताओ कितनी आएगी? इसके अवयवों की संख्या कितनी है? कुछ ही नहीं है, साधारण बात। चलिए और बताइए, हो गया? कुछ नहीं पूछना और? चलो बहुत बढ़िया। अब पिछला वाली में बात कर लेते हैं। 1.2 निकालिए। पिछले वाली 1.2 में दूसरे सवाल में कह रहा है बताओ कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। बताओ परिमित है या अपरिमित? वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित है, 12 होंगे अभी अब उसको। दूसरा है 1, 2, 3 डैश लगाया, 1, 2, 3 और डैश। इसका मतलब क्या है? 1, 2, 3 क्या है? 4, 5 परिमित है अपरिमित? तीसरा है 1 से लेकर 100 तक लिखा है, परिमित। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़ी तो अपरिमित होगी। 99 से छोटे भाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य पूर्णांकों का परिमित होगा। x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय अपरिमित होगा। करोड़ों रेखाएं हो सकती है, अरबों हो सकती है, गिन नहीं सकते आप। समझ गए आप? चौथा सवाल, ये परिमित या अपरिमित? a बराबर b है या नहीं, ये ज्ञात करना है।
तो पहले पार्ट में वो कह रहे हैं ए बराबर है हमारे पास ABC, और दूसरे पार्ट में बी बराबर है हमारे पास DC। अब ये बताओ ये बराबर है या नहीं? बिल्कुल बराबर, क्योंकि समुच्चय में अवयवों का क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक अवयव को आप 10 बार लिख दो, गिना एक ही बार जाएगा। आप डी 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 लिख दो यहाँ पर कई बार, लेकिन एक ही बार गिना जाएगा। तो यहाँ दोनों कंडीशन जो इक्वल सेट की थी कि एक तो कार्डिनलिटी बराबर होनी चाहिए, जितने इसमें अवयव है उतने ही इसमें होने चाहिए, और इसका प्रत्येक अवयव इसका अवयव होना चाहिए। इसका ए अवयव है, इसका भी, इसका बी अवयव है, इसका भी, सी इसका अवयव है, इसका भी है, डी इसका अवयव है। तो इक्वल सेट की परिभाषा यहाँ पर सेट है, खुद कर लेंगे आप। जैसे चौथा पार्ट लिख लिया, उसने कहा ए बराबर एक्स, एक्स 10 का क्या है गुणा, और दूसरा सेट जो दिया उसने बी, वो दे दिया 10, 15, 20, 25। अब बताओ ये इक्वल सेट है या नहीं? इक्वल सेट है या नहीं ये तो इस बात से पता लगेगा जब मैं सेट ए निकाल लूंगा, क्योंकि ए दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में और बी दिया है रोस्टर में, तो हम इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे। 10, 20, 30, 40। अब बताओ ये बी के बराबर है, क्योंकि इसका अवयव जो है, अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, इसके सारे अवयव एक एक बी के अवयव है, 10 20 का अवयव है, 20 20 का अवयव है, ये 20 का अवयव है, ठीक। लेकिन ये भी अनंत है और ये भी, तो इनके अवयवों की संख्या भी बराबर है। लेकिन क्या दोनों सेट बराबर होंगे? क्यों? दोनों की संख्या तो अनंत है अवयवों की, और ए के अवयव बी के अवयव के अंदर, ये भी याद रखो, ए के अवयव बी के अवयव के अंदर है, तो बी के भी अवयव ए के अवयव के अंदर, ए बराबर बी तो बी बराबर ए भी होगा। दूसरी चीज, अनंत कोई संख्या नहीं है जो बराबर हो जाएगी। अनंत तो वो राशि है जो हम निर्धारित नहीं कर पा रहे, तो जो चीज़ हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं उसकी तुलना कैसे कर पाएंगे? इनकी, इसलिए इनके अवयवों की संख्या भी आपस में बराबर नहीं, दोनों का। समझ में आ गया? तो ये इक्वल साइन है या नहीं? ए इक्वल नहीं है किसके? अब आगे खुद करो, समान समुच्चयों का चयन पूछ रहा है, कर ले। अब आ गया इंपॉर्टेंट बात, उप समुच्चय। ये यहीं से शुरू होता है सेट, उप समुच्चय। सारी कहानी यहीं से शुरू। उप समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सबसेट, ठीक है। परिभाषा लिख लेते हैं, किसी समुच्चय के एक अवयवों से बना समुच्चय ए का क्या कहलाता है? उप समुच्चय कहलाता है। यानी अगर मैं एक किसी सेट समुच्चय के अवयवों को लेके दूसरे समुच्चय का निर्माण कर दूं, वो सब इसके उप समुच्चय। एग्जाम्पल देखो तब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ए बराबर है ABC, एक समुच्चय, इसके दो अवयव उठा लिए ए और सी, इससे एक नया समुच्चय बनाया और इसका नाम रख दिया मैंने डी। एक और उठा लिया सी, खाली एक अवयव ए रख दिया, या छोड़ो ABC की जगह PQR कर दो, क्योंकि तुम ABC में कंफ्यूज हो रहे हो। तो अगर मैंने उठा लिया P और R, यहाँ उठा लिया मैंने P और एक साइड बना दिया मैंने D, जो था मेरे पास Q, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पर देखो, एक बी का निर्माण भी ए के अवयवों से हुआ, सी का निर्माण भी ए के अवयवों से हुआ, और डी का निर्माण भी ए के। तो ए कॉमा बी यानी बी कॉमा सी तथा डी ए के कौन होंगे? उप समुच्चय होंगे। उप समुच्चय का जो निशान होता है, ए का उप समुच्चय बी है। इस बात को लिखने के लिए हम ऐसे प्रयोग करते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ।
ये जो लेटा हुआ यू है, तो दोनों तरफ हमने सेट लिख रखे हैं, समुच्चय लिख रखे हैं। जिधर मुंह खुला है वो समुच्चय बड़ा है। बी ए का उप समुच्चय, उप समुच्चय को सबसेट कहते हैं। अगर मैं कहूँ सी इज सबसेट ऑफ ए, यानी सी इज सबसेट ऑफ ए। अब सी इज सबसेट ऑफ बी ऑल्सो, क्योंकि सी का निर्माण बी के अवयवों से हुआ है नहीं, बी जो है वो बी का अवयव है। यहाँ से क्या पता लगा, सी इज सबसेट ऑफ बी। बात समझ आ रही? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी या ए इज सुपरसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ। इस बात का मतलब है ए इज सुपरसेट ऑफ, और इसका मतलब है बी इज सबसेट ऑफ। इसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, कभी कभी उल्टा भी घूम जाता है। बस ये याद रखना, जिधर बड़ा खुला है मुंह वो समुच्चय बड़ा होगा, और जिधर मुंह छोटा है इसका बंद है, इसका मतलब ये वाला सेट जो है इसका निर्माण इसके अवयवों से हुआ। ठीक, प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो है वो दुनिया के प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, यानी फाइव जो है वो हमेशा सबसेट होगा दुनिया के किसी भी सेट। बात समझ आ गई? यानी जो रिक्त समुच्चय है वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरी बात, every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. हर समुच्चय का निर्माण उसके ही अवयवों से हुआ है, तो हर समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। ठीक, आगे बात करें क्योंकि बहुत डिटेल में जाएगी बात।